हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ विश्वास राणा और आप देख रहे हैं फाउंडेशन ग्रुप। तो भाई, आज मैं चैप्टर आपके लिए करवाने वाला हूँ। एक सरप्राइज़ चैप्टर था। आपको पिछली वीडियोज़ में आपको मैंने बताया भी था, आपके लिए सरप्राइज़ होने वाला है। सरप्राइज़ क्यों बोला था? क्योंकि हिस्ट्री के 2 ही चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे पेपर और वो दोनों के दोनों बच्चों को इतने डिफिकल्ट लगते हैं कि पूछो मत। वही चैप्टर्स को क्या हो अगर मैं ईज़िली आपको हर एक लाइन ईज़िली अच्छे से बता दूँ। अभी चैप्टर की स्टार्ट है, आपको अच्छे से मैं बता दूँगा। ठीक है, पहले उससे पहले मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान लो आप कि मैं कौन हूँ। वैसे तो काफ़ी बच्चे जानते हैं बट स्टिल जो नहीं जानते मेरे बारे में, वो बताना ज़रूरी है, जो आज फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है? नाम है मेरा विश्वास राणा। एनटीएससी के बारे में अगर नहीं पता, तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। मैं आपको एनटीएससी की इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। काफ़ी बच्चों को पता होगा एनटीएससी फैकल्टी हूँ मैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया हुआ है एंड एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रखी है एंड 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन। ओके, तो ये मेरे क्यूट ओके, चलो भाई, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 1 पार्ट 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको सिंपल सा बताऊँगा। सच सच बताना कमेंट सेक्शन में अभी जाओ और मेरे को कमेंट करके बताओ कि कितना मुश्किल लगता है। 10 में से आपने रेटिंग देनी है। अगर ज़्यादा मुश्किल लगता है तो 10, अगर 10 में से कम मुश्किल लगता है, बहुत ईज़ी लगता है तो 1, 10 में से 1। ईज़ी के लिए 1 और डिफिकल्ट के लिए जाता रहेगा और मोस्ट डिफिकल्ट के लिए 10। तो आपने बताना है 1 से लेकर 10 तक आपको कितना ईज़ी लगता है या फिर कितना डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर। ठीक है? अगर ईज़ी लगता है, तो क्वेश्चन ऐसे पुट अप करूँगा, बेटा आंसर देना आपके लिए और अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो ऐसा समझाऊँगा कि आंसर देना आपके लिए बाएँ हाथ का खेल हो जाए। ये बात को समझ ठीक है? हिस्ट्री कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट। इसके जो रहेंगे बेटा टोटल 15 भी लेक्चर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 15 लेक्चर आ सकते हैं, 20 लेक्चर आ सकते हैं। लेक्चर से मतलब नहीं है, हर लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। वरना भाई कोई भी नहीं समझा पाएगा। ये भी बात ध्यान रख लो, ठीक है? ओके। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर की। तो भाई चैप्टर में ना हमको एक पेंटिंग दिख रही है। 2 मिनट में साइड हो जाता हूँ। एक बारी पेंटिंग देखो आप। ये पेंटिंग ये पेंटिंग किसने बनाई है? ये पेंटिंग बनाई है इस महान व्यक्ति ने, जिसका नाम है फ्रेडरिक सोर्यू। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया आपके। अब तो काफ़ी बच्चों ने ये सुना भी नहीं होगा। ये कौन है व्यक्ति? कौन है ये? कौन है ये? कहाँ से ये आया? ठीक है, इसका नाम है फ्रेडरिक सोर्यू। 1848 में बंदे ने ये पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, इस व्यक्ति ने पेंटिंग बनाई थी, तो ये डिटेक्ट करता है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्वेश्चन क्या आएगा आपके पेपर में? ये पेंटिंग दे देंगे आपके पेपर में और आपको बोलेंगे ये पेंटिंग क्या डिटेक्ट करती है? 2 वर्ड का आंसर होगा आपका डेमोक्रेटिक। ठीक है, मेन। और इस आर्टिस्ट ने, तो ये आर्टिस्ट है जिसका नाम फ्रेडरिक सोरियो है, इस व्यक्ति ने एक फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफिक की, जिसमें एक फीमेल की फिगर बनाई। और क्या वो दर्शाती है फीमेल? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, सरकार से आज़ादी। ठीक है? हमको आज़ादी चाहिए, बस। इसका मतलब होता है लिबर्टी। और इस बंदे ने एक विज़न दिया था, यूटोपियन विज़न। ठीक है? वो विज़न क्या है इसका? कि जो लोग हैं, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एट डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल। मतलब बेसिकली बंदा कह रहा है भाई कि लोग जो है ना, डिफरेंट कंट्रीज में जो लोग हैं, उनकी निशानी किससे होती है? उनकी निशानी होती है उनके फ्लैग से। ठीक है, उनके कॉस्ट्यूम से उनकी निशानी होती है, वो क्या पहनते हैं। ठीक है, आपको काफी टाइम आपने देखा होगा, देखो उनके फ्लैग से, ये फ्लैग्स है, हर एक का अलग अलग फ्लैग है। उनकी निशानी उनके फ्लैग से होती है, उनके कॉस्ट्यूम से हो रही है कि वो क्या पहनते हैं। ओके, बंदा जो था भाई, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, इस व्यक्ति ने जो था ये डायनेस्टिक रूल खिलाफ था। कौन? नाम है फ्रेडरिक सोज। डायनेस्टिक रूल के खिलाफ था, डायनेस्टिक रूल पसंद नहीं। ठीक है, अब जल्दी से ये कमेंट करके बताओ मेरे को, ये फ्लैग कौन सी कंट्री का है या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का है।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? जल्दी से कमेंट करके बता। ओके, काफ़ी बच्चों को ये पता होगा मगर जिसको नहीं पता, वो क्या करे बता दे क्या? ईयू का है, ईयू। अब ईयू की फुल फॉर्म आपने बतानी है। देखो आपके लिए मैंने काम ईज़ी कर दिया, आपको मैंने बता दिया ईयू का ये, ठीक है? तो अब होता क्या है भाई, अगर कंट्री में हर एक कंट्री में एक फ्लैग रहे, एक सेंट्रल फ्लैग रहे, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी यूनिटी दिखाता है, आपका पर्सोनिफिकेशन दिखाता है कि आपका कितना पर्सोनिफिकेशन है। एक कंट्री को लेकर आप कंट्री में क्या चाहते हो, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजंस जो है वो डेवलप्ड चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं हर एक कंट्री, ठीक है? कौन नहीं चाहता भाई डेवलपमेंट? सिंपल सी बात है। ओके, अब चैप्टर स्टार्ट होता है आपका मेन। यहां से मेन स्टार्ट है। चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो वही चैप्टर है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? सबको पता है। 3 हमने पढ़े थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। एक शॉर्ट में रिवीजन दूंगा आपको 9th क्लास की, कि अगर ये आपने 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे महान बच्चे बहुत है भाई, वो 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ कर आते, फिर दिक्कत देते हैं उनको, है ना? तो बस वही। देखो 3 स्टेट्स हुआ करते थे फ्रांस में। पहले थे, फर्स्ट स्टेट को हम बोलते थे क्लर्जी, दूसरे को बोलते थे नोबल लोग एंड तीसरे को बोलते थे थर्ड स्टेट ही बोलते थे, जो कि बहुत सारे आते थे। स्टूडेंट हो गया, बिजनेसमैन वगैरह हो गए, ठीक है? जो जितने अदर लोग बचे वो इधर थर्ड स्टेट में। ओके, क्लर्जी का मतलब होता है पोप, मतलब फादर ऑफ चर्च। नोबल लोग जो बहुत अमीर होते, जो राजा के थोड़े ये माने जाते थे, एंड थर्ड स्टेट में बाकी के सारे आ जाते। उस टाइम पीरियड में जो राजा था, राजा राजा यानी बजाऊंगा तेरा बाजा, उसका नाम था भाई लुईस, क्या नाम था? 16। जिसकी वाइफ थी बड़ी बेकार। उसकी बर्बादी के बाद, मतलब उसकी शादी के बाद उसकी दिमाग खराब ही हो गया था, क्योंकि इसका सपोर्ट डाउन हो गया था लुई 16 का। सबको सुना है यार ये। मैरी एंटोनिटी जब आई तो इसका सपोर्ट डाउन हो गया। बंदे ने इतनी बड़ी बेवकूफ, मैं बोलूं, बोल भी नहीं सकता। देखो हर कंट्री में होता क्या है, ध्यान से सुनना। मैं हर कंट्री में क्या होता है, जो बंदा अमीर है, जो बंदा अमीर, आप उनसे टैक्स लो, आप उनसे टैक्स लो और गरीबों में बांटो। ये बंदे ने बेवकूफ इतनी की, वो कहता कि मैं लूंगा थर्ड स्टेट टैक्स लूंगा। मैं किससे लूंगा? थर्ड स्टेट से टैक्स लूंगा। थर्ड स्टेट से टैक्स लेने की वजह से बंदे का सपोर्ट जो था वो डाउन हो गया। एक असेंबली भी बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में सारे लोग आ गए। वही मीटिंग से इसकी बर्बादी का कारण शुरू हुआ और बाद में इसको क्या मिला? बाबा जी का ठोल। क्यों? अच्छा, काफी लोग तो कहते हैं इसकी वाइफ थी ना, वो इसकी बर्बादी का कारण थी, उसके लिए बहुत अनलकी थी। अब देखो किसी किसी के लिए कोई कोई लड़कियां लकी होती है, किसी की अनलकी भी होती है। वो डिपेंड करता है आप किसके साथ रह रहे हो। ठीक है बेटा, ये भी बहुत डिपेंड करता है। अब लुईस सिक्स, ठीक है, क्या किया था? टैक्सेस बढ़ा दिए। उस मीटिंग में क्या हुआ? वो मीटिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मीटिंग भी बताई थी। प्रॉपर मीटिंग में क्या हुआ था? 9th क्लास में पढ़ाया था यार। अगर किसी ने 9th क्लास अच्छे से नहीं, बता दे मेरे को। 9th क्लास की भी, ठीक है? ओके। तो फर्स्ट हमने देखा क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि स्टार्ट हुआ था 1789। जल्दी से जाओ और कमेंट करके मेरे को बताओ मंथ कौन सा था और डेट कौन सी, ये बात से, ठीक है? काफी बच्चे डर जाते हैं। 1789 वो मंथ कौन सा है, वो डेट कौन सी है? एक डेट है जब बेस्टाइल में अटैक हुआ था। ठीक है बेटा, ये सारा 9th क्लास का है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पहले में। बच्चे सोचेंगे सर आपने अभी तक पढ़ाया नहीं, आप हम कैसे बता दे? भाई 9th क्लास में पढ़ा था ये तुमने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं याद, कोई बात नहीं। ठीक है, जब फ्रांस में 1789 में एब्सोल्यूट मोनार्क था, उस मोनार्क का नाम था लुईस 16। इसके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया था, लोगों ने रिवोल्ट किया था लुईस 16 के खिलाफ।
ठीक है? और वहाँ से यहाँ पर लोग जो थे सिटीज़न शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, अब मोनार्क के बाद कौन आया था कंट्री में? उसके बाद आया था एक व्यक्ति जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। आई विल रिपीट, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया था जो कि जैकोबिन क्लब का मेन था, हेड। तो मतलब लोग जो थे अब सॉवरन हो गए थे। सॉवरन मतलब कोई बाहर का रूल नहीं था, अब खुद की कंट्री वहाँ पर लोग रूल कर रहे थे। सॉवरेनिटी आ गई थी फ्रांस के सिटीजन्स में और रेवोल्यूशन आ गया था एक, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ड्रास्टिक चेंज। क्यों ड्रास्टिक चेंज बोल रहा हूँ? मोनार्क से किसमें आ गया? सिटीजन्स में आ गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। मगर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी वो फेल हो गया कहीं न। ये फ्रांस का फ्लैग है बेटा, आप देख सकते हो, सभी को पता भी होगा शायद। ठीक है, आज की डेट में भी यही है। ओके, फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था बहुत सारे मेजर, ठीक है? जैसे वो क्या कहता था, एक कलेक्टिवनेस होनी चाहिए। हमारे बीच में एक आपस में एक बैठे होना चाहिए, सारे लोग। एक नया फ्लैग बनाया ट्राई कलर का, जो मैंने आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है? स्टेट असेंबलीज़ वगैरह बनाई। एक्टिव सिटीज़न क्या होते हैं, पैसिव सिटीज़न्स क्या होते हैं, आपको पता होगा शायद। एक्टिव सिटीज़न उन्होंने एक प्रॉपर एक डिफाइन कर दिया कि एक्टिव सिटीज़न वो होंगे जो वोट दे सकता है, पैसिव सिटीज़न वो होंगे जो वोट नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। समझ में आई बात? ओके, ये कौन-सा शहर है? पेरिस है ये तो, ठीक है? पता ही नहीं। देखो, फ्रांस में बहुत सारी चीज़ें आई थी, यूनिफ़ॉर्म सिस्टम आया, वेटेज का मेजरमेंट का सिस्टम आया था, ठीक है? उन्होंने अपना, अगर मैं बताऊँ, फ्रांस में अपना एक कॉमन लैंग्वेज भी बनाई थी। ये ध्यान रखना आपको, कॉमन लैंग्वेज वो कौन-सी थी? वो फ्रेंच थी कॉमन लैंग्वेज। और वहाँ पर भई ऐसा बोला जाता था, जो फ्रेंच बोलते हैं ना, वो भई अरे क्या बात है, फ्रेंच है, अमीर है। जैसे इंडिया में भी पहले होता था। अरे! तो इंग्लिश बोलता है भाई, बहुत अच्छा है, मतलब समझदार है। अरे! फ्रेंच बोलता है मतलब हाई सोसाइटी का है। इंग्लिश बोलता है हाई सोसाइटी का है। हिंदी बोलते तो ऐसा माना जाता था पहले। आज भी कहीं न कहीं ये माना जाता है। आप खुद अपने आस-पास को ऑब्ज़र्व करना और देखना, मेरे को बताना। क्या ऐसा होता है, येस या नो? ठीक है? बल्कि ये तो लैंग्वेज है। उस टाइम पीरियड में ऐसा बहुत होता था। अगर आप फ्रेंच बोलते हो तो आपको बहुत एक अपर स्टेटस मिलता था। अरे भाई क्या बात है! बंदा फ्रेंच बोल, एक अपर स्टेटस मिलता, ठीक है? और अगर आप फ्रेंच नहीं बोलते तो एक लोअर स्टेटस था। ये जो आपको दिख रहा है, ये जैकोबिन क्लब की एक आर्मी का है, जैकोबिन क्लब, ठीक है? जैकोबिन क्लब क्या था? आप सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया लुईस 16 का रूल था। लुईस 16 का रूल। लुईस 16 का जब रूल एंड हुआ, तो लुईस 16 के रूल के बाद आया था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था। जैकोबिन क्लब के बाद वहाँ पर क्या आया था? प्रेसिडेंशियल रूल आया था, ठीक है? पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल, वो क्या होता है अभी वो भी बताऊँ, ओके? तो व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट, ये जो सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है? मिडल क्लास के लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, जैकोबिन क्लब आया, जैकोबिन क्लब भी इतना फेमस नहीं हो पाता, वो भी जल्दी से उसको हटा देते हैं। उसके भी अपने एक रीज़न थे, जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। मेन कारण क्या था? राजा को हटाने का मेन कारण क्या था? अगर आपसे कभी पूछे, बंदे ने टैक्स, ये मेन कारण, बस। ठीक है, अगर हम देखें मेंबर ऑफ मिडल क्लास, उन्होंने भी जॉइन कर, और जैकोबिन क्लब में मेनली वो लोग थे जो गरीब थे, जो थर्ड स्टेट्स के थे, वो थे मेन। ठीक है, काफ़ी सारे कैंपेन्स वगैरह करवाए फ्रांस की आर्मीनीज़ ने। वो होलैंड वगैरह गए, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के काफ़ी सारे एरियाज़ में गए, सो दैट वो अपने कैंपेन को आउटब्रेक कर सके, रेवोल्यूशन लेकर आ सके, और वो रेवोल्यूशन आया था। ठीक है? आप देख सकते हो, ठीक है? इतना बड़ा वो यूरोप का ये है, मैप है वैसे, आप देख सकते हो मैप, एंड आई थिंक आप सभी को पता भी होगा। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, आपको इससे पहले एक और टॉपिक करवा देता हूँ मैं, करवा पेरिस पे। देखो, जब स्वीट 16 चला गया, जब जैकोबिन क्लब चला गया, उसके बाद
आया था जो, ठीक है, रूल, उसमें क्या था, पार्लियामेंट्री थे, 2 पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया, 1 और 2, 2 पार्लियामेंट्री सिस्टम। लोग इनको चुनते थे, लोग, आम नागरिक। ये प्रेज़ेंट करते थे 5, हाँ, 5 प्रेज़िडेंट को। जैसे इंडिया में प्रेज़िडेंट है, वहाँ पर भी सेम, हालाँकि प्रेज़िडेंट, ठीक है, मगर अभी के लिए मैं आपको प्रेज़िडेंट आपको समझ में आ जाए। इंडिया में भी कहीं न कहीं सेम सिस्टम, आप देखो ध्यान से नोटिस, ठीक है। 2 लेजिस्लेचर काउंसिल, 2 इंडिया में भी 2 लेजिस्लेचर काउंसिल है, येस और नो? 2 लेजिस्लेचर काउंसिल वो चूज़ करते हैं अपने प्रेज़िडेंट, बस। इंडिया में भी यही होता है, मगर उधर 5 है और इंडिया में 1 है, बस सिंपल सी बात है। ओके, और इनको कौन सिलेक्ट करता है? लोग। और इसके बाद ये भी ज़्यादा दिन दौर तक टिका नहीं, इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही। ओह! ये तो ध्यान से नोटिस, इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो रही थी। लेजिस्लेचर काउंसिल के बीच में, और डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है? डायरेक्टर, मैंने डायरेक्टर क्यों नहीं बोला उसका एक रीज़न बताऊँगा। अगर डायरेक्टर बोलता हूँ तो आप बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सर ये डायरेक्टर नहीं, ये डायरेक्टर कौन होते हैं? आप इसको प्रेज़िडेंट फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है? ऐसे डायरेक्टर बोला जाता है। हर एक का अलग-अलग सिस्टम, काम वही है। तो लेजिस्लेचर काउंसिल वो डायरेक्टर चुनती थी 5, और लेजिस्लेचर काउंसिल एंड डायरेक्टर के बीच में आपस में की वजह से आपस में, और इसी टाइम पीरियड में आया नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन वही जिसका कद छोटा था, इरादे नेक, कद छोटा था, इरादे बड़े थे, ठीक है? वही नेपोलियन बोनापार्टे जो फ्रांस में ही पैदा हुआ था, वही नेपोलियन बाटे जो पूरे दुनिया को अपने कदमों तले, सॉरी, वही नेपोलियन बोनापार्टे, सॉरी बच्चों, वही नेपोलियन बोनापार्टे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, वही नेपोलियन। ओके, इस बंदे की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, ये क्या करता था, ये अलग-अलग जगह जाता था, अलग-अलग कंट्रीज़ में जाता था, वहाँ पर वॉर करता था, युद्ध करता था, और जब वो जीत जाता था, तो अपने किसी फैमिली मेंबर को वहाँ पर बिठा देता था और फिर दूसरी कंट्री में चला जाता था युद्ध करने। 1799 में, आंसर सुनना मेरी बात, बाद में मत बोलना आपने बता, 1799 में ये फ्रांस में आया, रूल करना स्टार्ट कर दिया 1799 में। 1804 में ये बंदा वहां के लिए, फ्रांस के लिए, फ्रांस का रूल कब इस्टेब्लिश हुआ? नेपोलियन में कब रूल इस्टेब्लिश हुआ? 1799 में, ठीक है। फिर वो एक कोड लेकर आया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आया, कब? 1804 में। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे? वो भी बताऊंगा। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको हम बोलते हैं नेपोलियन कोड। 1815 में वो बंदा फ्रांस से चला, पापा टाटा बाय बाय। 1799 में वो आया फ्रांस में, 1804 में वो लॉ लेकर आया, 1815 में वो चला गया, वाटरलू की लड़ाई हुई और वो उसको हरा दिया, एंड उसका रूल खत्म, बस, टाटा बाय बाय, ओके, ठीक है, चलो। अब वो क्या लेकर आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन का रूल रहा 1799 से लेकर 1815 तक, अभी मैंने आपको बताया 99 में वो आ गया था, 15 तक उसने काम किया। कितने साल काम किया? 10 साल काम, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 16 साल तक उस बंदे ने रूल किया कंट्री में, ओके, चलो। 1804 में वो कोड लेकर आए, उसको सिविल कोड बोल लो, नेपोलियनिक कोड बोल लो, आपकी मर्जी। पहला लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि हर कोई बंदा लॉ के सामने बराबर है। ये अच्छी बात है। ये नेपोलियन कोड में एक पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी, ठीक है। नेपोलियन कोड में उसने बोला कि हर व्यक्ति लॉ के सामने बराबर है, इक्वल है, सब बराबर। दूसरा उसने बोला हर एक को उसके राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार मिलेगा। राइट टू प्रॉपर्टी आप सभी को पता है क्या होती है, ठीक है। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी है और किसी की नहीं, आपके ऊपर अधिकार है उसका, ओके।
तो राइट टू प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को उसने सिंपल कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जैसे वेटेज सिस्टम हो गया, ठीक है, डेसिमल सिस्टम हो गया, उसमें कर दिया। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुन। जो किंग होता है वो नोबल को लैंड वगैरह प्रोवाइड करता है, या फिर इनको भी लैंड वगैरह प्रोवाइड कर सकता है वो, ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन देता है। और बदले में ये क्या देते हैं किंग को, कि उनको फूड एंड सर्विसेज देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन के बदले लैंड, बेसिकली ये होता है फ्यूडल सिस्टम। किंग, नोबल और नाइट वेसल्स मतलब जो लड़ते हैं, और पीजेंट्स हमारे फार्मर्स। फ्यूडल पिरामिड ऑफ पावर, सही बात। तो इसको सिस्टम को खत्म करते, कहते हैं ये सिस्टम नहीं चलेगा। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वड्रॉम एंड मेनोरियल ड्यूज, जो पीजेंट होते हैं उनको भी कर दिया सही बढ़िया तरीके से। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को अच्छा कर दिया उन्होंने, इंप्रूव कर दिया। एंड फ्रीडम दे दी, पॉलिटिकल फ्रीडम दे दी कि आपको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया था, टैक्सेस वगैरह इंक्रीज़ कर दिया था। तो ये सारे क्या, ये नेपोलियन है जो कि पेपर में 5 नंबर पक्का आते हैं। ठीक है? पहले बता रहा हूँ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, एबॉलिश ऑफ फ्यूडल सिस्टम, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वड्रॉम एंड मेनोरियल ड्यूज, मतलब वही टैक्सेशन हटा देना। ठीक है? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना, मतलब वहाँ के जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस को इम्प्रूव हटा देना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। तो ये सारे के सारे सिस्टम को उसने क्या, किसने, नेपोलियन बोनापार्ट में। जो कि फाइनली 1815 एक वॉर हुई थी, वाटरलू की लड़ाई हुई थी भाई, वाटरलू की लड़ाई हुई। हालांकि ये आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो की वॉर हुई थी, बहुत सारी इसकी इसकी वॉर बता देता हूँ आपको मैं। 1815 में ये तो लेकर आया लॉ, फिर आगे 1815 में क्या हुआ, वाटरलू की, और किसके साथ हुई थी, बारपी के साथ। बार में पील वर्सेस, ठीक है। बी मतलब ब्रिटेन, ए मतलब ऑस्ट्रिया, आर मतलब रशिया, पी मतलब प्रूशिया, और नेपोलियन बाकी। तो इन सब ने नेपोलियन ने लड़ाई की, जो कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई इसको बोला गया था। वाटरलू, वाटरलू वॉर हुई थी, जिसमें नेपोलियन जो होता है वो हार जाता है, एंड ये सारी कंट्री, हालांकि अभी ये आगे पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये बस वॉर हुई थी, ये सारी जीत जाता है, और नेपोलियन का रूल जो है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है, बस यही नेपोलियन है। और अब सारी थी जो फैली थी, ठीक है, ये चिंगारी थी बेटा जो फैली थी, और ये चिंगारी पूरे यूरोप में फैल गई। ये नेशनलिज्म यूरोप जो था ये पूरे उसमें फैल गया था। ओके, अब पूरे यूरोप में कैसे हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। तो ये था मेरा फर्स्ट लेक्चर, पार्ट 1, नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, वो आपको जल्द ही आपको मिल जाएगा, डिटेल जाएगा। और अगर आप चाहते हो ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन उसका प्लेलिस्ट की मिल जाएगा। आप उधर से जाकर चेक कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, यूरोप चैप्टर चल रहा है, इसका पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3, ऐसे करते करते आपके लिए बहुत सारे पार्ट्स लेकर आऊंगा, जिससे आपका सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए विद क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे कोई आपको क्वेश्चन आंसर के साथ करवाएगा, ठीक है। मैंने सोचा एक रेवोल्यूशन, बस वही है। आपको अच्छे से पढ़ना होगा बेटा। और अगर आपको वीडियो लग रहा है ये थोड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, तभी थोड़ा भला करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों, फिर मिलते हैं, ठीक है।